नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रवि हेमराज सिसोदिया। लोकसभा चुनावों में जो सियासी उलटफेर इंदौर में हुआ वो देश में कहीं नहीं हुआ और ऐसी शख्सियत जिसने कांग्रेस को चारों खानोचित कर दिया वे हैं कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ में हैं। लेकिन भाई साहब, चुनावी बातें सब कुछ करने के पहले मैं आपको दूंगा जन्मदिन की शुभकामनाएं, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। जिस तरीके से आपने ताउम्र अपना योगदान दिया है भारतीय राजनीति को, देश को, वो हमेशा ऐसा ही मिलता रहे। मेरा पहला सवाल भाई साहब आपसे यही है कि कैलाश जी, भाई साहब कैलाश जी, दादा दयालु या फिर बॉस, तमाम नाम से आप जाने जाते हैं शहर में। आपको इनमें से कौन सा नाम पसंद है? क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि आपके तमाम जो समर्थक हैं वो बोर्ड पे आपका नाम लिखने की बजाय इन सब नामों से आपको बुलाते हैं। देखिए, मुझे तो कैलाश भैया बहुत अच्छा लगता है। बाकी फिर जो लोग बोलें वो उनके दिल की बात है, पर मुझे अच्छा लगता है कि कैलाश भाई बोले, कैलाश भैया बोले, कैलाश बोले, मुझे अच्छा लगता है। अक्षय कांति बम का बीजेपी में आना, अपना नाम वापस लेना, इस स्क्रिप्ट को लेकर अगर हम बात करें तो क्या खास रहा? और दूसरी बात ये कि इस पूरे मामले में कुछ हमारी जनता को कुछ ये बताएं, हमारे दर्शकों को ये बताएं जो उन्होंने सुना ना हो इस बारे में कुछ। देखिए, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति पार्टी के अंदर आता है, अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसके पीछे कारण बहुत होते हैं। अक्षय बम पढ़ा लिखा नौजवान है, BA है, MBA है, PhD है, खुद एक बहुत अच्छी देश की लॉ कॉलेज चलाता है जो कि A+ रेटिंग है, मध्य प्रदेश का पहला कॉलेज है वो। अब वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो पार्टी छोड़ के आएगा भारतीय जनता पार्टी में। जहाँ तक उसका आने का सवाल है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में उन्होंने कमी देखी, उनके नेतृत्व में कमी देखी, उनके विचारधारा से वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहा था। उन्हें लगा कि मैं मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता हूँ। तो विशेषकर जो सनातन धर्म के प्रति कांग्रेस की उपेक्षा का रवैया है, जो कांग्रेस सनातन धर्म को गाली देती है और तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ थे वो, तो उन्होंने सोचा कि मैं अब कांग्रेस में नहीं रह सकता, तो आ गए हमारे पास और हम भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। क्या चाहिए बस अब इस पाला बदल की जो राजनीति है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अक्षय कांति बम के कॉलेज के मामले, उनके ज़मीन घोटाले के मामले थे, इन सब के कारण बोले वो आपकी पार्टी में बीजेपी में शामिल हुआ है, ऐसा कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। अरे कांग्रेस को तभी जब मालूम था तो उन्होंने फिर टिकट क्यों दिया? उनको टिकट नहीं देना था। आज 4 बात कर रहे हैं, उनसे उनका कार्यकर्ता संभल नहीं रहा है, उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी से कार्यकर्ता मैच नहीं हो रहा है। आज किसी भी कांग्रेसी से व्यक्ति से पूछो तो बोला कि भैया राम मंदिर का विरोध किया कांग्रेस ने, तो गाली देता है कांग्रेस के नेताओं को, और वो खुद चुपचाप रामलला के दर्शन करके आता है। राधिका जो उनकी प्रवक्ता थी, उन्होंने क्या बोला है? आप देखिए कांग्रेस का क्या संस्कार है, क्या चरित्र है, और इसलिए अब कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कांग्रेस में नहीं रह सकता। और अक्षय बम पढ़े लिखे और समझदार हैं, तो उन्होंने सोचा कि शायद मैं गलत ट्रैक पे हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। पहले कांग्रेस अपना चेहरा आईने में देखें, उसके बाद दूसरे को दोष दें। बस अब ये जो पूरा एपिसोड हुआ, कहीं ना कहीं सुमित्रा महाजन जो ताई हैं उनसे भी आपकी चर्चा हुई, क्या उनका कहना था, क्या उनकी कोई नाराज़गी इन सब चीज़ों को लेकर? जब 4 दिन पहले देर रात एक मीटिंग बुलाई गई, वहाँ पर भी आप लोगों की चर्चा हुई, तो क्या एक अपनी बात एक वार्तालाप में उनसे कहा उन्होंने? नहीं, ताई भी सहमत है। ताई ने कोई ऐसा बयान भी नहीं दिया, लोगों ने तोड़ मोड़ों के जरूर पेश किया है, बाकी ताई भी उसे आशीर्वाद दे रही है, उसको ऐसी कोई बात ही नहीं। बस अब इस बार क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट तो मैदान में है नहीं, बीजेपी के सामने नोटा है, कांग्रेस भी जोर शोर से नोटा का प्रचार कर रही है, आपको लगता है इससे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? इससे कुछ 4 तारीख को रिजल्ट देख लेना कि कांग्रेस की हैसियत इस शहर के अंदर क्या बची, कितने लोग नोटा में वोट डालते हैं, आपको हैसियत पता लग जाएगी कांग्रेस की। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस शहर के लोग सकारात्मक हैं, नकारात्मक के साथ कभी भी नहीं जाएंगे। कुछ फ्रस्ट्रेट लोग हैं इस शहर के जो नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये शहर लोगों को बर्दाश्त भी नहीं करता। बस अब हाल ही में जो रिपोर्ट आई है अभी, उसमें हिंदुओं की जो आबादी है वो 84% से घटकर 78 पर आ गई है, मुस्लिमों की आबादी 9% से बढ़कर 14% हो गई है। भविष्य के लिहाज से आप इसे कैसा देखते हैं? देखिए, आबादी किसी की भी बढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सवाल ये कि देश के प्रति प्रतिबद्धता किन की है जी। यदि ऐसे लोगों की आबादी बढ़ती है जो देश के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है और पाकिस्तान के प्रति प्रतिबद्ध है या अन्य किसी देश के प्रति प्रतिबद्ध है, तो देशवासियों को चिंता करना चाहिए जी। और इसलिए किसी की भी आबादी बढ़े इस देश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, कुछ लोग हैं इस देश के अंदर जो यहाँ का नमक खाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। ऐसे लोग यदि बढ़ते हैं
तो देश के नागरिकों को चिंता तो करना ही चाहिए। वैसे पश्चिम बंगाल में एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा था संदेश खाली। लगातार आप और आपकी पार्टी भी इसका विरोध करते रहे थे। आरोपी लंबे समय तक फरार रहा, लेकिन अब जो पीड़िताएं हैं वो धीरे धीरे अपना नाम वापस ले रही हैं। क्या कारण आप देख रहे हैं? लगातार आप वहाँ पर संपर्क में रहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, जिस तरीके की वहाँ दशा है। देखिए, बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ गुंडे, पुलिस और राजनेताओं का नेक्सस काम करता है। महिलाओं के साथ रेप हो जाते हैं और उनके प्रति रिपोर्ट लिखाते हैं और बाद में कोर्ट में मना कर देते हैं क्योंकि उनकी जान का खतरा है। वहाँ कभी भी किसी को मार दिया जाता है, बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं। अब जो महिला मना कर रही है उनके बच्चे को किडनैप करके ले जाए तो वो माँ क्या करेगी? और इसलिए बंगाल में कुछ भी हो सकता है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है। और मैं समझता हूँ देश को इस मामले में चिंता करना चाहिए कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा राज्य भी है जहाँ सिर्फ एक माफिया काम कर रहा है, जिसका नेतृत्व ममता जी कर रही है। बस अब प्रदेश के साथ पूरे देश भर में आप घूम रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभाएं जारी हैं। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? क्योंकि ये तीसरे चरण का चुनाव हो गया, अब चौथा चरण होना है। क्या माहौल देख रहे हैं? वैसे देखिए, तीसरे चरण तक ही हम बहुमत के पास पहुँच रहे हैं और चौथे चरण में हमें बहुत मिल जाएगा। और पाँचवें छठे चरण में हम 400 सीट पर जाएंगे और इसलिए मध्य प्रदेश में 29 सीट और देश भर में लगभग 400 के आसपास हमारी सीट आएगी। बीजेपी सरकार में, मध्य प्रदेश सरकार में आप कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली जाना और मोहन यादव का मुख्यमंत्री बना, इसमें कहीं ना कहीं एक अहम रोल आपका भी रहा है। वैसे नहीं, मेरा कुछ नहीं। हमारे यहाँ सेंट्रल लीडरशिप हमेशा निर्णय करती है, हम लोग तो निर्णय सुनते हैं। बस आपके कई सारे बयान सुर्खियों में रहते हैं, चाहे शंकर ललवानी का बयान हो या ऊपर से आदेश मिलेगा या फिर तमाम तरह के, ये सोची समझी रणनीति या कैलाश जी के दिल से बात निकल जाती हो और कार्यकर्ताओं तक पहुंच जाती है? देखिए, मैं तो बहुत साफ बात बोलता हूँ, लपेट के बात नहीं बोलता जी। तो मुझे अच्छा लगता है वो बोलता हूँ। लोग उसको किस दृष्टि से लेते हैं, थोड़ी बहुत आप पत्रकार लोग भी उसको फ्राई कर देते हैं तो न्यूज़ और बढ़िया बन जाती है। इसलिए मैं जो कहता हूँ वो पत्रकारों के पास तक पहुँचने के बाद जब समाज में पहुँचती है तो उसका रंग कुछ और ही होता है, पर मैं उसको भी इंजॉय करता हूँ। ठीक है। बस अब पिछले 40 सालों की अगर मैं बात करूँ तो इंदौर, मालवा और देश की राजनीति को आपने काफ़ी करीब से देखा है। क्या बदलाव देखा है आपने अभी तक? बहुत बदलाव हुआ सर। इंदौर आज देश के अग्रणी शहरों में से एक, जहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, जहाँ लोग आकर बसना चाहते हैं। हमने पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे प्रदेश का बड़ा है। आज मध्य प्रदेश शांति का टापू है। आज इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहते हैं यहाँ पर। आज टूरिस्ट का बहुत अच्छा प्लेस हो गया, धार्मिक टूरिज़्म बढ़ गया है। अब महाकाल में 10 टाइम्स टूरिस्ट आ रहे हैं, 10 टाइम्स। उज्जैन की इकोनॉमी बदल गई है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति कर रहा है और इस बात का हमें गर्व है। बस अब इंदौर भी आपके सपनों का शहर है और जब आप महापौर रहे और जब मंत्री भी पहले भी रहे तब भी कई सारे काम हुए। आने वाले 5 सालों में इंदौर कहाँ होगा? किस तरीके के इंदौर के लेकर आपका रोड मैप है? देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चाहे वो ट्रैफिक के हों, चाहे जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का, उस दिशा में इस लोकसभा चुनाव के बाद हम बैठ के एक बड़ा प्लान बनाएंगे, एक मेगा प्लान बनाएंगे और इंदौर को एक बेहतरीन शहर बनाएंगे। ये हमारा संकल्प। वैसे मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खास हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी के खास हैं। आपको जब भी कोई टास्क दिया जाए, चाहे पश्चिम बंगाल के सूखे रेगिस्तान में कमल खिलाना हो या हरियाणा का ताज बीजेपी पे पहनाना हो, ये सारे तमाम टास्क, डिफ़िकल्ट टास्क आपने पूरे किए हैं, लेकिन क्या आपको कभी मन में ऐसा लगा कि आपको जो मुकाम मिलना था वो नहीं मिल पाया, या कभी मन में ऐसे मलाल आया? कदापि नहीं। मैं जिस जगह हूँ, मेरी हैसियत से 10 गुना ज़्यादा मेरा मान सम्मान है, वो पार्टी ने मुझे दिया है। इसलिए मुझे कोई मलाल नहीं है। पार्टी ने इतना दिया है कि मैं पार्टी का गुलाम हूँ एक तरीके से। बिल्कुल। तो ये थे देश के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय जी, जिन्होंने अपने बेबाकी अंदाज से न केवल प्रदेश बल्कि देश के राजनीतिक मुद्दों पर से हमसे चर्चा की है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।